नमस्कार। फवाद चौधरी उर्फ दब्बू पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री जो आजकल प्रधानमंत्री मोदी को बहुत निशाने पे ले रहे हैं, साथ ही साथ राहुल गांधी की जम के तारीफ वो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सडनली फवाद चौधरी ये सब? इन सब चीज़ों को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। इंडियन मीडिया पर इसके ऊपर बहुत डिबेट हुई, पर एज यूजुअल सबने फवाद चौधरी को एब्सॉल्व कर दिया, ये कह के कि भाई ये तो सीरियल ऑफेंडर है, ये तो है ही हॉक, और पाकिस्तान की जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं उस तरफ से, जो वैसे तो हमें पूरे दिन की रिपोर्टिंग देते हैं हमारी कंट्री की, उन्होंने भी जो वहाँ का डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट है उससे इस चीज़ को जोड़ के जो उनके भारत के व्यूअर्स हैं उनको नहीं बताया। और कहीं ना कहीं ये जो कंट्रोवर्सी वो क्रिएट करना चाहता था फवाद चौधरी एक बार फिर से सुर्खियों में आने के लिए, क्योंकि पिछले 1 साल से तो ही इज़ वेरी लो की जब से उसने इमरान खान को धोखा दिया है, उसको हर जगह से गालियां पड़ रही हैं। बीच बीच में तो वो कभी कभी जो है ट्वीट्स भी कर देता था इंडिया के फेवर में, और आप देख लें उसके पुराने ट्वीट्स में हज़ारों, 10,000, 20,000 लाइक्स होते थे। और जब से पिछले साल से उसने इमरान खान को धोखा दिया है, तो उसके आप अगर देख लें तो सोशल मीडिया पर जो ट्रैक्शन है वो बिल्कुल मतलब नेग्लिजिबल है। तो फवाद चौधरी ने सडनली क्यों ये डिसाइड किया कि वो इंडियन पॉलिटिक्स पे फिर से जो है वो कमेंट वमेंट करना शुरू कर देगा, और क्या उसकी खुद की इसमें मोटिव्स अटैच रहे हो सकते हैं, इन सब चीज़ों पे मैं आपको कोशिश करूंगी कि अच्छे से एनालाइज करके दूं। तो सबसे पहले तो इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई, फवाद चौधरी ने पाकिस्तान के एक मीडिया चैनल पर एक इंटरव्यू दिया, राहुल गांधी की तारीफ की। फिर वो ट्विटर पे आके राहुल गांधी की फिर से तारीफ करने लगे, किसी ट्वीट को लेके इन्होंने रिएक्ट किया। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पे लेते हुए एक ट्वीट किया, अ फ्रेंड एडवाइज्ड मी टू बैलेंस एंड से समथिंग पॉजिटिव अबाउट मोदी सिंस आवर्स आई एम थिंकिंग व्हाट कैन बी अ पॉजिटिव in an extremist, dogmatist, and hater, someone who take pride in ghuske marna, someone who justify killing people only because of faith, who is demolishing mosques to change history and taking pride in extremist ideology. सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगा कि फवाद चौधरी खुद के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि फवाद चौधरी वो शख्स है जिसको आप हॉक कह के उसको जो है ना एब्सॉल्व नहीं कर सकते। फवाद चौधरी वो आदमी है जिसने पाकिस्तान की असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर ये बात मानी कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में नॉन स्टेट एक्टर्स या प्रॉक्सीज, जिनको हम टेररिस्ट कहते हैं, उनको भेजा करता है टू टारगेट स्टेट फोर्सेस। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कन्फेशन है, इसको आप छोटी बात नहीं समझ सकते। कोई और मुल्क होता ना हिंदुस्तान की जगह, तो उसने अभी तक फवाद चौधरी को ना मतलब जन्नत दिखा दी होती। उसने फवाद चौधरी को वहां भेज दिया होता जहां पर इस तरह के लोगों को अमेरिका जैसे मुल्क भेजा करते हैं। ये आप बिल्कुल एतराफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान का एक मिनिस्टर, एक सिटिंग मिनिस्टर ये एक्सेप्ट कर रहा है कि पुलवामा का जो हमला है वो हमने करवाया था, जो पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जिसके लिए ना कर रहा है। ये उस किस्म का आदमी है। वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रमोटर ऑफ टेररिज्म, अ प्राउड प्रमोटर ऑफ टेररिज्म। ही इज मोर देन अ हॉक। एट वर्स्ट अ हॉक इज हु, लाइक जो अनडिप्लोमेटिक बातें करता हो, जो इन जनरल शांति अमन की जो उसकी बात ना करता हो, इस तरह के लोगों को हॉक कहा जाता है ना। अगर अब जो टेररिस्ट को प्रमोट करने वाले लोग हैं, जो एक्ट्स ऑफ टेररिज्म को ओन करते हैं, उनको भी आप हॉक कहने लग जाएं, तो फिर आप टेररिस्ट को कल को क्या कहेंगे? ट्रोल? We cannot be oversimplifying, these kind of actions. हम ऐसे नहीं कर सकते कि बस इनको एक कॉन्टेक्स्ट में देख लिया और बात खत्म। तो आप इस आदमी की हरकतें देखें, ये पहली तो जो इसकी लाइन है, एक्सट्रीमिस्ट, डॉगमैटिस्ट, हेटर वगैरह, वो तो इसका ओपिनियन है, नोबडी केयर्स अबाउट इट इवन इन हिज ओन कंट्री, सो लेट्स नॉट रिएक्ट टू दैट। फिर ये कहता है कि जो आदमी घुस के मारने की बात करता है उसको आप पॉजिटिव लाइट में कैसे देख सकते हैं? तो ये आप देखिए फवाद चौधरी खुद क्या कह रहे हैं। तो ये आदमी पुलवामा अटैक को प्रॉपरली ओन कर चुका है,
और मैं कहती हूँ लानत है उस इंडियन मीडिया के सेक्शन पर भी जिन्होंने इस आदमी को टीवी पर बिठा रखा था। भाई क्या हिंदुस्तान के अवाम का खून नहीं खौलता कि एक आदमी जिसने खुशी मनाई इस बात की, जो उछल-उछल के कह रहा था कि हमने घुस के मारा इनको घर में। हमारे 40 जवानों की जान गई पुलवामा हमले में और मीडिया ऐसे आदमी को आप उसको स्पेस दे रहा है, उसको प्लेटफ़ॉर्म कर रहा है। दिस इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट फवाद चौधरी वांटेड। उसके लिए तो इससे अच्छा लॉन्च ही कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊँगी ना कि वहाँ पर क्या जो है इम्कानात क्या हैं कि फवाद चौधरी जो है सडनली ये एक्टिवेट कैसे हो गया है। इसका किसी ने स्विच ऑन किया है, ये खुद से नहीं हुआ है ऑन। फिर ये कहता है हू इज़ डिमोलिशिंग मॉस्क्स टू चेंज हिस्ट्री एंड ऑल। भाई ये आदमी आज तक बाबरी की डिमोलिशन में अटका हुआ है, जिसके बदले में 30 मंदिर पाकिस्तान में वैंडलाइज़ हुए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की आप रिपोर्ट पढ़ लें। मैं किसी जी न्यूज़ की रिपोर्ट नहीं यहाँ पे जो है उसको प्रेज़ेंट कर रही है एज़ अ प्रूफ। आप न्यूयॉर्क टाइम्स को तो मानते हैं ना, इट्स अ लेफ्ट लीनिंग पेपर। आप उनकी रिपोर्ट पढ़ लें। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर 30 मंदिर जो है उनको वैंडलाइज किया गया था बदला लेने के लिए। इतने वहां के हिंदूज को मौत के घाट उतारा गया, उनके ऊपर अटैक्स किए गए। ये जितने इनके बड़े बड़े नेता हैं ना, नवाज शरीफ टाइप सारे, ये सारे उस टाइम पर चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि हमें चाहिए बदला। तो आज तक ये लोग जो है बाबरी पर अटके हुए हैं। मतलब इस आदमी को एग्जाम्पल कोई देने को नहीं मिल रही, तो ये सोच रहा है कि ये इंडिया की हिस्ट्री में शायद एक डार्क चैप्टर के तौर पर इसको काउंट किया जाता है, तो मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का बाबरी डिमोलिशन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। और भाई आपने उसके बदले में इतने मंदिर तोड़ दिए, उसके बाद आपने भारत में इतने बॉम्ब फटवाए, इतने लोगों की आपने जानें ली, उसके बाद भी आज तक आप जान नहीं छोड़ रहे। कितने सारे तो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, जिनके यहाँ पर जो इनके प्रॉक्सीज बैठे हुए हैं ना मीडिया वगैरह में, वो कहते हैं भाई वो तो टेररिस्ट बना ही इसलिए क्योंकि बाबरी मस्जिद जो है उसको गिरा दिया गया। मतलब आज तक इन लोगों की जस्टिफिकेशंस अपने एक्ट्स को लेके खत्म नहीं हो रही। पर मतलब एग्जाम्पल देनी है तो बाबरी की देनी है सीधे, जिसका मतलब ना कोई सर है ना कोई पैर है। मतलब हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा अगर आप देखें मॉस्क्स कहाँ है तो वो हिंदुस्तान में है। एंड दिस इज आफ्टर इंडिया बीइंग पार्टीशनड ऑन रिलीजियस लाइंस। जस्ट इमेजिन द टॉलरेंस ऑफ द पीपल ऑफ दिस लैंड। This is after a bloody partition of India on religious lines, which majority of Hindus did not want in the first place. बावजूद इसके उनके ऊपर इतना एक वायलेंट स्टेट का डिसीजन जो है उसको इम्पोज कर दिया गया, उसके बाद भी यहाँ के जो लोग हैं उनके दिल इतने बड़े हैं कि आज भी हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा मसाजिद है। इस फवाद चौधरी को मतलब छोटा मुंह बड़ी बात भी नहीं कह सकते। मुंह भी इसका इतना बड़ा है कि मैं ये कहूंगी कि बड़ा मुंह और छोटी बात, यही कह सकती हूँ मैं फवाद चौधरी के लिए। अच्छा ये आदमी जब भी, अच्छा ये इंडियन टीवी पे बैठ के लोगों को लेक्चर दे रहा है कि एक्सट्रीमिस्ट को मैं कभी साथ नहीं दे सकता, दुनिया में कहीं पे भी एक्सट्रीमिस्ट हो। तो भाई सबसे पहले तो फवाद चौधरी तू अपने आप को अनडू कर, क्योंकि तू सबसे बड़ा एक्सट्रीमिस्ट है। ये आदमी जब भी इंडिया की बात करता था, इसके सारे आप पुराने ट्वीट्स निकाल के देख लें, हमेशा इंडिया 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 लिखता था कि मतलब एक दिन तुम्हारा एंड होना है। जो ये जाहिल लोग जो करते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पे भी कुछ लोग होते हैं ना जो पोर्किस्तान पोर्किस्तान लिखते रहते हैं। बस फर्क इतना है कि उनको हम हिंदुस्तान में मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। पाकिस्तान में आप ये हरकतें करके इस तरह से बद तहजीबी फैलाकर बदतमीजी करके आप मिनिस्टर बन सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है। इस तरह के ट्रोल्स हमारे पास भी हैं, पर वो हमेशा ट्रोल्स ही रहेंगे। तो फवाद चौधरी इज बेसिकली अ ट्रोल टर्न्ड मिनिस्टर। ज़ैनब अब्बासी अगर आपको याद हो, जो पाकिस्तानी क्रिकेट कमेंटेटर, जिसने हमारी जो डेटीज के बारे में गलत गलत चीजें लिखी थी, माँ काली का मजाक उड़ाया था, उसने अपनी गलती का एतराफ कर लिया। उसने एक्सेप्ट किया कि मैंने वो ट्वीट्स किए थे। पर ये जो फवाद चौधरी है ये उसको भी डिफेंड कर रहा था ट्विटर पे। मतलब ही इज प्राउड ऑफ हर कमेंट्स। इसके हिसाब से ज़ैनब की माफी मांगना बिल्कुल नहीं बनता है। देयर हैज टू बी एब्सोल्युटली जीरो अकाउंटेबिलिटी फॉर the so-called blasphemy that may affect other religions except for Islam. मतलब अगर आप मुझे पूछें तो मैं तो प्रिंसिपली इस कॉन्सेप्ट के ही अगेंस्ट हूँ। मुझे लगता है कि एक फ्री सोसाइटी होनी चाहिए
किसी भी एंटिटी, चाहे वो सुपर नेचुरल एंटिटीज क्यों ना हो, चाहे वो डेटीज क्यों ना हो, नो बडी शुड बी अबव क्रिटिसिज्म और रीजनिंग। पर ये तो हमारी सोच है ना, ये तो, इसको तो हमारे रिलीजन में तो इसको प्रमोट किया जाता है। ये लोग ऐसा नहीं सोच सकते। पर आप देखें जब अपनी बात आती है तो ये कितने पक्के हैं। पर जैनब को बैठ के ये डिफेंड कर रहा है बावजूद इसके कि उसने अपनी गलती मान ली। आपको मैंने कहा था ना, ये पक्का, ये मतलब ही इज नॉट एन एक्सेप्शन, दैट इज हाउ मोस्ट पीपल इन पाकिस्तान आर। प्रधानमंत्री मोदी से नफरत क्यों है इतनी? क्योंकि वो आदमी अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को ओन करता है, जिसकी इन लोगों को आदत नहीं है। फिर कहता है कि अपना, इसने एक ट्वीट कर रखा है जिसमें कह रहा है कि भाई सत्यपाल मलिक ने तो मान ही लिया है कि पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं था पुलवामा अटैक से, और हिंदुस्तान ने कोशिश की मेरे अगेंस्ट एक इंटरपोल नोटिस भी इशू हो जाए और पता नहीं क्या क्या हो जाए। तो भाई फवाद चौधरी, ये तो हिंदुस्तान था तो तुम बच गए। अगर तुम किसी अच्छे मुल्क के हत्थे चढ़े होते ना, किसी अमेरिका जैसी कंट्री के अंदर एक टेररिस्ट अटैक हुआ होता और तुम उसको एक्सेप्ट कर लेते, कहते कि हमने घुस के मारा है, तो फिर तुम्हें वो वहीं भेजते जहां तुम जाना चाहते हो, सीधे जन्नत वो तुम्हें भेजते, बस टाइम से पहले भेजते। तो तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने खुद एक जुर्म का एतराफ किया है, तुमने एक बात रिकॉर्ड पे मानी है। What else is it called if not giving patronage to terrorism, accepting your role as a perpetrator of terrorism? इसको और क्या कहेंगे? और सत्यपाल मलिक की बात को ये बार बार जो तोड़ मरोड़ के बताते हैं पाकिस्तानीज, पहले तो मुझे नहीं पता उनकी बात की कितनी लेजिटिमेसी है और कितनी नहीं है। जब वो सर्व कर रहे थे तब तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बट बाद में भी उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई ये इसमें पाकिस्तान का तो कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने ये कहा कि जो इंटेलिजेंस हमारे पास अवेलेबल थी उस पर हमने काम नहीं किया, एक सिक्योरिटी लैप्स हुआ जिसको अवॉइड किया जा सकता था। तो जाहिर सी बात है, एक टेररिस्ट अटैक हो गया है तो सिक्योरिटी लैप्स ही हुआ है ना। और इसकी प्रेसिडेंट्स भी आपको दुनिया भर में बहुत मिलती हैं, जहां पर जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो कई बार इंटेलिजेंस इनपुट्स को सीरियसली नहीं लेती। और ये शर्म की बात है कि वो नहीं लेते तो भी विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी दे गेट अवे विद इट। हालांकि अगर एक, आपको एक इदारा इंटेलिजेंस भेज रहा है तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। एरर इधर उधर दोनों तरफ हो सकता है ना। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि कई बार इंटेलिजेंस को जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो सीरियसली नहीं लेती। उनको लगता है कि शायद थ्रेट को थोड़ा सा, जो थ्रेट परसेप्शन है उसको थोड़ा एग्जैजरेट किया जा रहा है, या सो मेनी अदर रीजंस। तो ये तो क्लियर है कि सिक्योरिटी लैप्स तो हुआ था, इसीलिए अटैक हुआ ना। इससे फवाद चौधरी जो है वो कैसे इससे जो है वो बाहर निकल जाता है? फवाद चौधरी तो अपने मुंह से मान चुका है ना। हम तो बस ये मान रहे हैं कि हाँ हमारी तरफ से चूक हुई है। 9/11 क्यों हुआ था? चूक हुई थी तो 9/11 हुआ था ना। 26/11 क्यों हुआ था? दुश्मन तो हमेशा अपनी कोशिश में रहता है कि किस तरह से आपको हर्ट किया जाए या हिट किया जाए, पर आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें। पर अगर खुदा ना खास्ता आप इस बात से चूक जाते हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, इसका क्या मतलब है कि सामने वाले को सजा नहीं मिलनी चाहिए? ये तो वैसा ही हो गया, मतलब कि किसी ने एक औरत का रेप कर दिया और क्योंकि वो रेजिस्ट नहीं कर पाई, वो उसको रोक नहीं पाई, तो आप कहें कि गलती तो तुम्हारी क्योंकि तुमने रेजिस्ट नहीं किया। तुमको मैंने इतनी थ्रेट्स दी थी, तुमने सीरियसली नहीं लिया। ये किस किस्म की, मतलब ये विक्टिम ब्लेमिंग वाला जो पूरा का पूरा एटीट्यूड है ना। फवाद चौधरी जैसे और बहुत चीजों में ये महारत रखता है, ये ऐसी चीजों में भी महारत रखता है, जस्टिफाइंग एक्ट्स ऑफ टेररिज्म। और शेडी कैरेक्टर है, कभी ओन करता है, कभी कहता है मैंने नहीं कहा। मतलब इसकी यही इसी किस्म की हिस्ट्री रही है। हॉपर रहा है हमेशा से, पार्टीज भी इसने ऐसे से झट करके बदली हैं, जहां फायदा दिखा वहीं हो गए। मतलब वो लोग होते हैं ना जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, एक इंडिया हेट्रेड तो इनके अंदर इनग्रेन्ड होती है ना। वो तो आप लिबरल उठा लें, लेफ्टिस्ट उठा लें, किसी को भी उठा लें, वहां से थोड़ा सा आप स्क्रैच करें, वो अंदर से निकल आएगी। और आप चंद्रयान का अगर आपको याद हो, जब चंद्रयान 2 के टाइम पे हमें सेटबैक एक मिला, ये आदमी दुनिया का सबसे खुश आदमी था, मजाक उड़ा रहा है। मतलब अपनी हालत देखो यार,
तुम 2024 में एक मिशन लॉन्च कर रहे हो, उसमें भी मतलब तुम दूसरी कंट्री पे रिलाई कर रहे हो। तुम्हारे पास खुद के इतने वसाइल नहीं है आज भी वो चीज करने के लिए जो दुनिया आज से 60 साल पहले कर चुकी है। आज भी तुम वो करने को तैयार नहीं हो। वो करने के लिए तैयार नहीं हो। किस किस्म के लोग हो यार तुम? मतलब अपनी इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देने के बजाय कि हम किस तरह से बेहतर हो सकते हैं। ये आदमी जो है खुद ये वहां पे पता नहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर था उस टाइम पे, या इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का था। इमरान खान के कैबिनेट में ये 2 बार मिनिस्टर रहा है और इस तरह की ये बातें करता है। मतलब इज इट बिकमिंग ऑफ somebody who's been a federal minister in a nuclear armed state? But then what better is expected of Pakistan anyway? मतलब ये लोग वैसे भी वहां का जो वो क्या कहते हैं, वो जो बेस्ट ऑफ द वर्स्ट जो लॉट है ना, उसमें से इनको निकाला होगा। और ये हाथ वाथ भी मतलब उठा देता है लोगों पे ना, थप्पड़ वप्पड़ भी मार देता है। एक जर्नलिस्ट है पाकिस्तानी, मुबशर लुकमन, उसको इसने चांटा जड़ दिया था और बाद में इसने उसको भी बैठ के जस्टिफाई किया था। एक जर्नलिस्ट है मतीउल्लाह जान, उससे भी ये लड़ पड़ा था। मतलब गालियां देना शुरू हो गया कि तुम क्या हो, मैं तुम्हें बता दूंगा एंड ऑल। भाई तुम क्या हो फवाद चौधरी? तुम चीज क्या हो? तुम अपने पॉलिटिकल करियर पर एक बार नजरसानी करो भाई। तुम ये देखो कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको तुमने ठगा नहीं। लोग इमरान खान को कहते हैं कि भाई ये किसी का सगा नहीं, इसने सबका इस्तेमाल किया। मैं तो कहती हूँ कि मतलब फवाद चौधरी को अगर आप देखें, जो जो फवाद चौधरी ने किया है एंड द वे ही हैज सर्वाइव्ड, मतलब नोबडी एल्स हैज। और आप देखिए खुद की इसकी हिस्ट्री क्या है। दूसरों के रिलीजन को अटैक करता है ये आदमी, दूसरों के अचीवमेंट्स को अटैक करता है, एक मतलब अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करता है हमेशा, चाहे इंडिया की बात हो, इंडियन किसी मिनिस्टर की बात हो। हालांकि जो लोग इस तरह के ओहदों पर होते हैं वैसी बात नहीं करते। ये सब करने के बाद ये ट्विटर पे आके हाई मॉरल ग्राउंड ले रहा है, लोगों को तमीज सिखा रहा है कि एक्सट्रीमिस्ट जो होता है आप कैसे नहीं बन सकते। तो फवाद चौधरी से सीखें। अगर आपको एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना तो हर वो चीज आप ना करें जो फवाद चौधरी करता है। फवाद चौधरी जो है वो बेस्ट पर्सोनिफिकेशन है या मैनिफेस्टेशन है एक्सट्रीमिज्म की। हर हिसाब से ही इज अ रेडिकल इन एवरी वे। आप उसकी पॉलिटिक्स देख लें, आप उसका जनरल जो कॉन्डक्ट है, मैं आपको बताया, मतलब लोगों को थप्पड़ जड़ देना यार। पब्लिक लाइफ में जब आप होते हो तो आप एक थोड़ा तमीज के दायरे में रहते हो, आपको लोगों से डील करना होता है। ये आदमी मीडिया वालों को थप्पड़ लगा देता है। अच्छा, और अभी जो ये है, ये क्यों अभी एकदम से जागा है, अब मैं आपको ये बताती हूँ। पिछले साल इसने इमरान खान से, आपको पता है इसका फॉल आउट हो गया था। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री। 2002 में फवाद चौधरी ने पहली बार इलेक्शन लड़ा, जनरल इलेक्शन 2002 में इसने फर्स्ट टाइम इसका था, एज एन इंडिपेंडेंट इसने लड़ा, ये हार गया। फिर इसने जो पीएमएल क्यू का जो कैंडिडेट था, इसने उसको मतलब सपोर्ट कर दिया। और उसके बाद ये आ गया परवेज मुशर्रफ की पार्टी में, जो उसने मुशर्रफ ने अपने टाइम में अपनी खुद की मुस्लिम लीग बना दी थी। पाकिस्तान में बहुत सारी मुस्लिम लीग्स हैं, जो जिन्ना की मुस्लिम लीग थी ना, उसी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिया निकली, उसी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज निकली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कैद आजम निकली, जिसकी बात मैं भी कर रही हूँ, जिसके कैंडिडेट को फवाद ने सपोर्ट किया। वैसे ही एक मुस्लिम लीग मुशर्रफ ने भी बनाई थी, जिसका नाम था एपीएमएल, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। फवाद चौधरी ने पीएमएल क्यू के कैंडिडेट को सपोर्ट करने के बाद उनके साथ थोड़ी देर का इसका स्टिंट रहा, ये चला गया परवेज मुशर्रफ के पास। वहां ये उसका स्पोक्स पर्सन वगैरह बना, इसने बहुत फायदा उठाया वहां से भी। उसके बाद ये पीपल्स पार्टी में चला गया, जो वो बिलावल वाली जो पार्टी है। उस टाइम पर तो जो आसिफ अली जरदारी है, जाहिर सी बात है, ही वाज द टॉप गाय देयर। तो ये वहां गया, इस एक प्राइम मिनिस्टर उनका आया, इसको उसमें भी एक फेडरल मिनिस्टर बनाया गया। वो प्राइम मिनिस्टर, उसकी सरकार टूट गई, दूसरा प्राइम मिनिस्टर आया, उसने भी इसको फेडरल मिनिस्टर बनाया। मतलब 100 बातों की एक बात है कि भाई ये आदमी ने कभी इलेक्शंस जो है ना वो ये जीता नहीं। इलेक्शंस ये हमेशा हारा है, उसके बावजूद जब ये पीपीपी में था तब भी इसने कोई इलेक्शन नहीं जीता था। इसको फिर भी 2 बार मिनिस्ट्री मिली, क्योंकि इसके जो कनेक्शंस थे फौजियों के साथ, वो शुरू से बहुत अच्छे थे।
पर लास्ट ईयर जो है उसमें एक दरार आ गई, जो अब कहा जा रहा है कि भर रही है। इसीलिए ये सब जो नाटक चल रहा है ना, इसीलिए चल रहा है। ठीक है? तो अ, हाँ, तो फिर ये वहाँ से पीएमएल क्यू से मैंने आपको बताया कि पीपल्स पार्टी में गया, वहाँ पे 2 बार मिनिस्टर रहा। उसके बाद ये वहाँ से सीधे इसने फिर से छलांग मारी है पीएमएल क्यू में। वहाँ से इसने 2 बार फिर से इलेक्शंस कॉन्टेस्ट किए, दोनों बार ये अनसक्सेसफुल रहा। एक बार तो इसको सिर्फ 82 वोट्स मिले। उसके बाद ये आया स्ट्रेट टू पीटीआई, 2016 या 15 की बात है। इमरान खान की पार्टी में आया। एक बार इसने इलेक्शन लड़े, ये हार गया। दूसरी बार इसका जो कैंडिडेचर है वही रिजेक्ट हो गया क्योंकि इसने कुछ टैक्स वैक्स नहीं भर रखे थे, टैक्स इवेजन कर रखी थी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो अगर आप देखें तो फवाद चौधरी जो है ये कभी भी कोई इलेक्शन जीत के सत्ता में नहीं आया। इसकी हिस्ट्री रही है अपॉर्चुनिज्म की, और मतलब जहां पे इसको दिखता है कि मतलब मेरा कोई फायदा है, ये वही हो जाता है। ये इस किस्म का आदमी है। तो अगर पिछले साल जब ये फिर उसके बाद पीटीआई में रहा, और जो 9 मई का वाकया हुआ उसके बाद इमरान खान के साथ इसका फॉल आउट हो गया, क्योंकि इमरान खान के जितने साथी थे उन सबको जेलों में बंद कर दिया। तो सबने धीरे धीरे अपनी जान छुड़ाई और उन्होंने माफी मांगी। जैसे उनको फौजियों ने कहा, मतलब कईयों के तो कहते हैं कि ट्वीट्स भी उन्होंने किए खुद। मतलब ये इनका हाल था। तो फवाद चौधरी उन लोगों में से था जिसने सबसे पहले इमरान खान को अबैंडन किया। ही थ्रू इमरान खान अंडर द बस। उसने कह दिया भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता 9 मई को क्या हुआ था। और इसने जैसे ही इसको जेल जाना पड़ा, इसने फटाफट से माफी मांग ली। और उसके बाद इसको लगा कि अब मैं अगर इमरान खान के खिलाफ कुछ बोलूंगा तब भी गाली खाऊंगा, और फौजियों को भी मतलब जो है उनको उनको भी खुश करना है। मतलब खुश क्या करना है, मतलब अपनी जान बचानी है भाई। तो इसने एक ट्वीट किया कि मैं पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले रहा हूं। कट टू 1 महीना बाद जो फौज ने एक नई पार्टी बनाई थी इस्तिखामे पाकिस्तान पार्टी, जो बिल्कुल पिट गई, मतलब जिनका कुछ हुआ ही नहीं। उसका जो फाउंडर था जहांगीर तरीन, वो खुद ही इलेक्शन हार गया फरवरी में जो भी इलेक्शन हुए, क्योंकि इमरान खान की इस तरह की वेव है कि जिसने इमरान खान की, जिसकी ये परसेप्शन है कि उसने इमरान खान को धोखा दिया, मतलब उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता था पाकिस्तान में। और आज मतलब जिस तरह की हवा अभी भी चल रही है, तो ये आप देखें ये कैसा आदमी है। इसकी कोई जुबान नहीं है। ये 1 महीना पहले बोलता है मैंने पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले ली है। और जैसे इसने देखा कि जो फौजी हैं, मतलब टॉक अबाउट बीइंग अनग्रेटफुल, कि जिस इमरान खान ने तुझे बिना इलेक्शन जीते 2 बार, दब्बू तुझे 2 बार उसने मिनिस्टर बनाया, जैसे ही उसके ऊपर विपदा आई तो सबसे पहले भाग लिया। आपने उस देखी फवाद चौधरी की वो वीडियो भी देखी होगी जिसमें भाग भाग के जा रहा था। तो उसके बाद से जो इसको बहुत गाली पड़ी, फौजियों ने तो थोड़ा बहुत इसको माफ कर दिया। अब तो मतलब कुछ और ही कहानी है। अब तो इसकी बेल्स वगैरह भी धीरे धीरे होने शुरू हो गई हैं। अब तो मतलब ये वापस उनकी गुड बुक्स में आता जा रहा है। बट उस टाइम पे मतलब इसने फौजियों से जान छुड़ाने के लिए जो कहना था कह दिया, पर इसको पीटीआई के सपोर्टर्स ने बहुत ट्रोल किया। और फिर उसके बाद ये जब ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के इवेंट में दिखा, तो भाई वो तो लिटरली एक अरेंजमेंट था कि भाई पीटीआई माइनस इमरान खान। और इमरान खान ने, मतलब आप उसको चालाक कह लें, अक्खड़ कह लें, जो भी कह लें, उसने पीटीआई को कभी अपने से बड़ा ब्रांड बनने ही नहीं दिया। इमरान खान है तो पीटीआई है। इमरान खान था टॉप पे, फिर उसने एक सेकंड कमांड रख रखी थी एक किस्म की, जिसमें ये आ गए फवाद चौधरी, ये असद उमर और शाह महमूद कुरैशी, ये सब लोग उसमें आ गए थे। ठीक है? तो इसने बंदे ने जब वहां ये चला गया जहां पे मतलब जिसकी परसेप्शन है कि भाई ये तो इमरान खान के बिना पीटीआई बना रही है फौज, नहीं, तो इसको और गालियां पड़ी। उसके बाद ये इसने जब देखा मैं बिल्कुल इरेलीवेंट हो गया, और सब पाकिस्तानियों की तरह जैसे ये क्या करते हैं, जैसे ये इरेलीवेंट हो जाते हैं, इक़्तिदार से बाहर आ जाते हैं, तो हिंदुस्तान की तारीफें करने लग जाते हैं। यही इनका वतीरा है। जैसे ये पावर में आते हैं तो हिंदुस्तान को, मोदी को गालियां देना शुरू कर देते हैं। तो इसने भी पिछले 1 साल से ना ये थोड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था। जैसे चंद्रयान 3 पर भी बड़ी मुबारकबाद और दे रहा था, और बड़ा ऑब्जेक्टिव बनने की कोशिश कर रहा था। इसको लग रहा होगा कि भाई मेरा तो सब जगह से नंबर कट चुके हैं, फौजी भी मुझे माफ नहीं करेंगे, क्योंकि रेड लाइन तो क्रॉस हो गई है 9 मई को। और मैं मानूं या ना मानूं, उनको पता है कि मैं इमरान खान के साथ हूँ। और इसको पता है कि इमरान खान को छोड़ के किसी और पार्टी में, इसने वैसे कोशिश की थी इसको पीएमएलएन में ले लिया जाए, उन्होंने नहीं लिया। तो ये जो है बिल्कुल लो प्रोफाइल हो गया और बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था। अब सडनली जो है ये क्यों ये हरकतें कर रहा है?
ऐसा है कि पाकिस्तान की अगर आप मीडिया की रिपोर्ट्स सुने तो ये इम्कानात हैं, ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि फवाद चौधरी इज सून गोइंग टू जॉइन द पीटीआई वंस अगेन। एक्चुअली इमरान खान जब से जेल में है, शाह महमूद कुरैशी उसके साथ खुद वो भी जेल में है, उसको भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। तो शाह महमूद कुरैशी इज द ओनली गाय जिसने माफी नहीं मांगी। उसको भी मतलब इमरान खान अंदर है तो वो भी अंदर है। या तो वो आ जाता इमरान खान के जाने के बाद, पीछे रह गए असद उमर और फवाद चौधरी। असद उमर जो है वो मतलब उसको इस तरह की बातें करनी आती नहीं है, शायद वो उतनी गंदी लैंग्वेज नहीं यूज कर सकता जो फवाद चौधरी कर सकता है। और इमरान खान को लगता है कि बेस्ट लीडर वही होता है जो अच्छे से गालियां दे सके, जो अच्छे से बदतमीजियां कर सके और जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सके, और जिसकी मतलब सोशल मीडिया पे बड़ी वाह वाह हो। क्योंकि इमरान खान की तो जो सारी सियासत थी दैट वाज कन्फाइंड अराउंड सोशल मीडिया, तो उसको वो स्पेस में डोमिनेट करने वाला बंदा चाहिए। तो उसको लगा होगा कि भाई भूल जाओ फॉल आउट वॉल आउट, मतलब इनकी कौन सी जुबान है, इनका कौन सा कोई दीन ईमान है इन जैसे लोगों का। सियासतदान का क्या दीन ईमान होता है। वो भी मतलब इमरान खान तो वैसे ही मतलब वो तो और भी चार जो है ना वो रतियां ऊपर है। तो उसने सोचा होगा कि भाई इसको लाते हैं वापस। तो अब इसको जो मुलाकातें वगैरह वहां से वो भी सिस्टम शुरू हो गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो है अब ये वापस पीटीआई में आएगा। और अ, उसके बाद जो है इसको वहां पे प्रोमिनेंट पोजीशन पे रखा जाएगा। प्रोमिनेंट पोजीशन से कुछ भी हो सकता है। और ये जो बेसिकली क्या कर रहा है, इसको लगा कि मैं जो थोड़ी बहुत तारीफ करता था उसपे तो कुछ आता नहीं था, मेरा कुछ टेक्स नहीं आते थे, लोगों का कोई कोई उस पे ट्रैक्शन नहीं था। तो अब इसको लग रहा होगा कि इमरान खान से भी जब मैं मिलने जाऊंगा तो मेरे पास कुछ तो दिखाने के लिए होना चाहिए कि भाई देखो मैं तुम्हारी एब्सेंस में जो है मैं दुनिया में साबित कर रहा हूँ कि पीटीआई एक अकेली पार्टी है पाकिस्तान में जो मोदी के सामने विच विच कैन स्टैंड अप टू मोदी, और जो मोदी को बार बार निशाने पे लेती है। तो बेसिकली ये जो पूरी शरारत फवाद चौधरी ने की, ये इसलिए की गई ताकि फवाद चौधरी के ऊपर डिबेट हो हिंदुस्तान में, लोग यहाँ पर उसको फिर से डिस्कस करें। वो इमरान खान के पास जाए एक फाइल के साथ कि भाई पिछले 3-4 दिन में मैंने इतनी ट्रोलिंग की है, भाईजान आपको जो आप नहीं कभी कर पाए वो मैं बाहर रह के कर रहा हूँ। और मतलब दोनों तरफ से उसको फायदा है, इमरान खान भी खुश और फौजी भी खुश। फौजियों की आशीर्वाद के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो एक तरफ से अपने कैद इमरान खान को खुश कर रहा है, साथ ही साथ अपने जो उसके फौजी जो उसके मास्टर्स हैं जिनकी गुड बुक्स में वो बहुत बेसब्री से आना चाह रहा है फिर से, क्योंकि ऐसे तो उसको वेला करके बिठा दिया है। तो इसलिए ये मतलब दोनों तरफ जो है ना, ये जो मैसेजेस है ये दोनों तरफ भेजे जा रहे हैं। इमरान खान को भी दिखाया जा रहा है कि आई एम द बेस्ट कैंडिडेट, मैं इंडिया फैक्टर जो है उसको भी मतलब चलाता रहूंगा साथ में। और साथ ही साथ जो है फौजी भी जो है वो भी मेरे से खुश रहेंगे क्योंकि मुझे पता है कैसे बैलेंस करना है, तुम्हें नहीं पता। तुम तो फौज से भी लड़ लिए, बट मैं जो है मैं तुम्हें बताऊंगा कि पीटीआई को, जो पीटीआई की भी बड़ी बुरी बुरी हालत है। क्योंकि जिस तरह के लोगों के हाथ में पीटीआई की कमान है वो पीटीआई के ग्रास रूट लेवल के लीडर्स नहीं है। वो मतलब नए नए आए हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, एक कुछ बयान देता है दूसरा कुछ देता है, एक वो जो शहबाज गिल बाहर बैठा है वो और ही कुछ बोलता रहता है। तो ये जो सारी इसने शरारत की है ये इसने प्लान करके की है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस को इसका कोई फायदा होगा। मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है कि फवाद चौधरी जो है इसकी न्यूसेंस वैल्यू तो बहुत है। जैसे शेख रशीद को लोग बड़ा देखना पसंद करते हैं ना, क्योंकि वो फनी बातें करता है या रिटार्डेड बातें करता है, व्हाटएवर यू वांट टू से। तो इनको लोग न्यूसेंस वैल्यू की तरह देखते हैं। इनकी कोई पॉलिटिकल कैपिटल नहीं होती। मतलब एक आदमी जिसने आज तक उसके मतलब 22 साल का एक किस्म का सियासत का उसका करियर रहा है, आज तक जो एक इलेक्शन नहीं जीत पाया, एक बार 82 वोट्स ले चुका है ये बंदा। आप सोचे ना उसकी पाकिस्तान में क्या पॉलिटिकल कैपिटल होगी। He's just been feeding off his links जो उसने cultivate किए थे by sucking up to different entities, those who control power and those who can assert power when they want. तो ये फवाद चौधरी की हिस्ट्री है। उसके बाद मतलब आई डोंट थिंक
किसी भी पार्टी को इससे कोई मतलब फ़ायदा होता है या नुकसान होता है कि भाई फवाद चौधरी क्या बोल रहा है? इसको कौन सीरियस लेता है? अच्छा पाकिस्तान से बहुत लोग हैं जो ये एक इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखा ना हमने कहा था ना कि पाकिस्तान की बड़ी रेलेवेंस है इंडियन इलेक्शंस में। एक्चुअली वो डेस्परेट बैठे थे। पहले उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में कोई इलेक्शन ही नहीं हो सकता बिना पाकिस्तान का नाम लिए। फिर उन्होंने कहा कि भाई हमारा तो नाम ही नहीं लिया जा रहा। मतलब हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ हिंदुस्तान में तो किसी के कान में जू तक नहीं रहेंगी। मतलब नोबडी केयर्स अबाउट अस उन्होंने ठान लिया कि हमें इग्नोर करेंगे। अब इसी तरह के लोग अब क्या कह रहे हैं कि देखिए मतलब उनके लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि भाई वो तो मतलब उनका बस नहीं चल रहा कि वो फवाद चौधरी को जाके मतलब फूल-वूल उसकी माला पहनाएँ उसको कि भाई तूने पाकिस्तान को एक बार फिर से रेलेवेंट कर दिया है। अब इंडियन इलेक्शंस में एक पाकिस्तान के ऊपर फिर से बात होने लग गई है। तो मतलब ऐसा है कि ये कुछ बयान-वयान देंगे और मतलब ठीक है पॉलिटिशियंस हैं, फ़ायदा ज़रूर उठाएँगे अगर प्रधानमंत्री मोदी को भी लगेगा कि पाकिस्तान से राहुल गांधी को किसी तरह की सपोर्ट आ रही है एंड पाकिस्तान इज़ द लास्ट एंटिटी एनीबॉडी वांट्स टू बी एसोसिएटेड विद इन इंडिया। फॉर दैट मैटर इवन कांग्रेस वो भी मतलब दूर भागेंगे कि भाई तुम दूर रहो, तुम हमारा नाम मत लो। ठीक है ना? हमारा तुमसे कोई लेना-देना नहीं है। इनसे तो सब भाग रहे हैं ना, तो अगर किसी को भी मौका मिलेगा एक-दूसरे को निशाना बनाने का बिकॉज़ ऑफ द पाकिस्तान फैक्टर अगर ये खुद आके हमें खुद से दे रहे हैं कि भाई ये लो हम कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, तो लोग तो फ़ायदा उठाएँगे। पर अदरवाइज़ अगर आप देखें तो इंडिया में कहाँ है पाकिस्तान फैक्टर कहाँ काम करता है? पहले पॉलिटिशियंस जो हैं वो बढ़-बढ़ के लोगों को ये कहते थे कि हम अगर हमें चुन के लाएँ तो हम पाकिस्तान से लड़ेंगे, पाकिस्तान को जवाब देंगे। आज तो हिंदुस्तान जवाब दे चुका है। लोगों में ये बात एस्टेब्लिश हो चुकी है कि हम में इतनी हिम्मत है, इतने वसाइल हिंदुस्तान के पास हैं कि हम पाकिस्तान से तो डील कर ही सकते हैं। पाकिस्तान को एज़ अ चैलेंज हिंदुस्तान में अब नहीं देखा जाता। हाँ, पाकिस्तान की एक न्यूसेंस वैल्यू ज़रूर है, इसीलिए हमारी जो फ़ौजी क़यादत है, वो भी ये मानते हैं कि पाकिस्तान को अब राइट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि इट्स अ नोटोरियस स्टेट। इट फीड्स ऑफ अ, अनसर्टेनिटी, इट फीड्स ऑफ टेररिज़्म। उस हिसाब से हाँ, बीच-बीच में पाकिस्तान का नाम ज़रूर आएगा बट अ, अदरवाइज़ आई डोंट थिंक इससे कोई फ़र्क पड़ता है। इवन कांग्रेस पार्टी अगर आप देखें तो उन्होंने तो इस पे रिएक्ट भी नहीं किया। ऑफ़ कोर्स बीजेपी इस पे बात करेगी तो उनको इसका फ़ायदा होगा। पर कांग्रेस अगर आप देखें उन्होंने तो रिएक्ट तक नहीं किया इस बात पे ना, क्योंकि उनको भी पता है कि भई अगर हम रिएक्ट करेंगे तो भी मारे जाएँगे और अगर इग्नोर कर देंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। फवाद चौधरी उनको भी पता है क्या है, वो जानते ही हैं। उनका मतलब जितना भी वो अंदर से उनकी साठ-गांठ हो, आपको याद है मणिशंकर अय्यर जब पाकिस्तान गए थे तो उन्होंने वो मोहित पीरज़ादा वो भी आर्मी वालों का ब्लू आइड बॉय रहा है, आजकल बाहर है वैसे, आजकल कहता है कि मेरे को मारना चाहते हैं वो। एक टाइम पर उनका ब्लू आइड बॉय था वो। उसको जाके मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि आप इनको हटाइए ना, हमें लाइए ना। तब भी कांग्रेस को बड़ी ज़्यादा जो है एक एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। और मणिशंकर अय्यर को आप देखें अगर थोड़ा पीछे ही रखा हुआ है कि भाई तू तू पीछे हो, तू चुप हो, तू क्या कर रहा है? तो फवाद चौधरी ने जो भी किया उसने फवाद चौधरी ने अपने लिए तो एक स्पेस निकाली पाकिस्तान में दिखाने के लिए, पर मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में इस तरह की इतना बड़ा ये मुल्क है, मतलब ऐसे छोटे लोग, वो बड़ा मुँह, छोटी बात। नहीं, छोटा मुँह बड़ी बात, जो भी होता है मतलब इस पे तो दोनों तरफ से फिट होता है ना, तो आई डोंट थिंक इट मैटर्स। अच्छा अब थोड़ी-सी बात कर लेते हैं पाकिस्तान का जो ये लुनैटिक मिशन था सॉरी सॉरी लूनर मिशन था जो बेसिकली इन्होंने अपनी एक अपना पेलोड भेजा था चाइना के एक मिशन को यूज़ करते हुए। इसमें पाकिस्तान अकेली कंट्री नहीं था चाइना जो है वो फ्रांस का भी पेलोड लेके गया, 1-2 और कंट्रीज़ का लेके गया और अगर आप चाइनीज़ मीडिया देखें तो वो पाकिस्तान की बात भी नहीं कर रहे। पर जो पाकिस्तानी लोग हैं, पता नहीं किस बात की खुशी मना रहे हैं। मतलब आपने बेसिकली एक दूसरी कंट्री के मिशन के दौरान आपका पेलोड भी वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। मतलब आपकी कोई अचीवमेंट नहीं है। यू आर लिटरली अगेन फीडिंग ऑफ समवन एल्सेस अचीवमेंट्स और इनोवेशन। बावजूद इसके बहुत खुशी मना रहे हैं। वैसे भी जो ये करने जा रहे हैं, ये तो लोग 60 साल पहले से कर चुके हैं। तो मतलब एट लीस्ट ये 60 साल बिहाइंड द कर्व है, अगर आप करंट ट्रेंड्स देखें कि दुनिया आज कहाँ है। तो गलत नहीं होगा अगर इसको लूनाटिक मिशन भी कह दिया जाए बिकॉज़ इट इज़ यूज़लेस ना इन्होंने बेसिकली इस दौड़ में लग के किया है कि भाई
इंडिया जो है वो चंद्रयान 3 उसके लिए सक्सेस रहा है, तो हमें भी कुछ करना है। भाई इंडिया ने चंद्रयान 3 में जो किया है, वहां तक पहुंचते हुए तो आपको शायद और 1000 साल लग जाए। आप तो अभी बस कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से थोड़ी बहुत तस्वीरें मतलब आपके पास भी आ जाएं। भाई तो दुनिया तो ऑलरेडी ला चुकी है इतनी तस्वीरें, उन्हीं का इस्तेमाल कर लो। ये सब फालतू चीजों पर क्यों तुम अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो? यू शुड हैव बेटर प्रायोरिटीज देन दैट। फवाद चौधरी कहा करता था चंद्रयान 2 के टाइम पे कि इंडिया को तो टॉयलेट्स बनाने चाहिए और पता नहीं क्या क्या करना चाहिए। तो इंडिया तो आज ओपन डेफिकेशन फ्री है, राइट? तो पाकिस्तान नहीं है। तो पाकिस्तान को जो ये पैसे हैं उनका बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपने लोगों को पेट भर के खाना जो है पाकिस्तान की जो स्टेट है वो फराहम करा सके। ना ना कि ये जो स्टंट्स हैं ये कर रहे हैं। अच्छा, ये इनके प्राइम मिनिस्टर की हिम्मत देखें, ट्विटर अपने यहाँ ब्लॉक कर रखा है लोगों के लिए, आवाम के लिए ट्विटर ब्लॉक्ड है। वो भी बड़े शाणे हैं, उन्होंने मतलब वीपीएन वगैरह लगा के चला रहे हैं वो 2-3 महीने से। बीच में इन्होंने जो फ्री वीपीएन है वो भी बंद कर दिए थे, तो लोगों ने सब्सक्रिप्शंस ले ली हैं वीपीएन की, वो चला रहे हैं। बट उनके प्राइम मिनिस्टर देखें कि ट्वीट कर रहा है, ट्विटर पे लोगों को मुबारकबाद दे रहा है। भाई जब तुमने ट्विटर ब्लॉक कर रखा है पाकिस्तान में, तो तुम मुबारकबाद किस बात की दे रहे हो? भाई तुम ट्विटर पे क्यों मुबारकबाद दे रहे हो? मतलब तुम्हें पता है कि लोग जो है वैसे भी ट्विटर यूज कर रहे हैं वीपीएन लगा के, तो फिर तुम बैन हटा दो ना। इट्स नो ब्रेनर, राइट? बट दैट्स व्हाट एवरीथिंग अबाउट पाकिस्तान इज। इट्स a no brainer. People are still not able to figure out why did they create that country in the first place. इनके लोग आज तक कंफ्यूज्ड हैं। मतलब आधे तो 1947 में ही जी रहे हैं क्योंकि वो आज तक शॉक एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाए। तो आप ये देखिए, मतलब हरकतें इनकी देखें, मतलब जो प्लेटफॉर्म बैंड है उस पर मुबारकबाद दे दें। अच्छा, आखिर में मैं आपको बताऊंगी एक जो कनाडा का अपडेट आया है, जो हरदीप सिंह निज्जर है, फाइनली फाइनली उसके कनेक्शन, उसके मर्डर के कनेक्शन में 3 लोगों को कनाडा की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अच्छा, तीनों के नाम मैं आपको बताती हूँ, करणप्रीत सिंह, कमलप्रीत सिंह एंड करण बरार। ये तीनों जाट सिख लड़के हैं। तो लाइक आई ऑलवेज फेल्ट, मुझे तो हमेशा से लगा कि ये कोई इंटर गैंग राइवलरी हो सकती है, या फिर ये जो खालिस्तानी गैंग्स है ना, इनमें ये गुरुद्वारा प्रेसिडेंसीज और गुल्लक में कितने पैसे हैं, जो चैरिटी प्रोसीड्स होते हैं, ड्रग माफिया वगैरह में भी इन लोगों की अगर आप देखें तो बहुत डिस्प्रपोर्शनेट किस्म की रिप्रेजेंटेशन आपको नजर आएगी कनाडा में, हमेशा न्यूज में भी आता रहता है। इन सब चीजों पर, इंटर गैंग राइवलरी, गुरुद्वारा प्रेसिडेंसी, चैरिटी प्रोसीड्स, various other factors, over minor political और ideological differences, ये लोग वैसे भी एक दूसरे को मारते रहते हैं। ये आपको मतलब सिर्फ कनाडा में नहीं नजर आएगा, आप यूएस में भी देखें तो इनके लिए आम सी बात है गोलियां वोलियां चला देना। ये दुनिया में मतलब जहां पर भी इनकी जो संख्या ज्यादा है, जो खालिस्तानी मानसिकता के लोग हैं, ये चीजें करते ही रहते हैं। तो मुझे तो हमेशा से ही लगता था कि मतलब ये हो सकता है इनका कोई इस तरह का ही कुछ कांड हुआ हो, इंटर गैंग राइवलरी कुछ किसी ने निकाली हो निज्जर को मार के। तो अब तो चीजें जो है वो उसी डायरेक्शन में पॉइंट होती नजर आ रही हैं। हालांकि जो कनाडा और यूएस ने जो इल्जाम लगाए हैं हिंदुस्तान पे, वो तो किसी और नौयत के हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की सरकार ये सब मिशंस को सैंक्शन करती रही है। बट जो लड़के 3 पकड़े गए हैं, वो तीनों इंडियन नेशनल्स हैं, तीनों सिख हैं और कनाडा में रह रहे हैं ये पिछले कुछ सालों से एज नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स। और अब फाइनली इनकी गिरफ्तारी हुई है। दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी, सो लेट्स सी आगे चल के क्या होता है। और अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, रात के ऑलमोस्ट 11 बज रहे हैं, तो एक पुंछ जो हमारी एक डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर की, वहाँ से एक बहुत ट्रैजिक खबर आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स के कुछ पर्सनल को वहाँ पर टेररिस्ट ने निशाना बनाया है। तो अभी अगेन दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी, आई डोंट नो सुबह जब तक ये वीडियो जाएगी तब तक क्या क्या डेवलपमेंट्स हो गई होंगी। पर ये जो खबर है इसकी पुष्टि हो चुकी है कि एक अटैक हुआ है और जो जवानों की जो इंजरीज हुई थी उनको एयरलिफ्ट कर लिया गया है और उनको हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल एक पहुंचा दिया गया है। उनका वहाँ इलाज चल रहा है। अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है कि इफ देयर आर एनी कैजुअलिटीज। तो आई suggest all of you to pray for our soldiers। और आप देखें कि मतलब हमारे यहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं पर फिर भी हमारे यहाँ जो हमले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे।
कुछ ना कुछ होता रहता है। और ये लोग ये बॉर्डर पार वाले ये हमेशा जब इंडियन इलेक्शंस होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ शरारत ज़रूर करते हैं, ताकि ये फिर हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर ब्लेम कर सकें कि ये इनकी सरकार खुद ही कराती है इलेक्शंस में पोलराइजेशन करने के लिए। और ये सिर्फ ये मोदी गवर्नमेंट के साथ नहीं कर रहे, ये हर किसी के साथ करते हैं। आज ये कांग्रेस के बड़े वो बने हुए हैं ना, इत्तेहादी उनके बने हुए हैं। इंदिरा गांधी को मतलब जिस तरह की गालियां ये लोग देते थे कि मतलब जिस मैं आपको बता नहीं सकती किस लेवल का डिस्कोर्स था इंदिरा गांधी को लेके वहां पर। छोटे छोटे बच्चे गंदी गंदी गालियां देते थे। ये वही लोग हैं जो इंदिरा गांधी से इतनी नफरत करते थे, राजीव गांधी से इतनी नफरत करते थे। आज इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी से इनको इतनी मोहब्बत हो गई है। ये वही लोग हैं। क्यों हो गई है? क्योंकि इनको क्या लगता है कि राहुल गांधी ने जो अपनी एक परसेप्शन बना ली है, और राहुल गांधी ने खुद बनाई है, कि वो हमेशा हिंदुओं के मज़हब को टारगेट पे लेते हैं। उनका अगर आप मैनिफेस्टो भी देखें तो उसमें मतलब ऐसे लग रहा है कि या तो सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात हो रही है, जेंडर माइनॉरिटीज़ की बात हो रही है, मतलब कोई बैलेंस आपको नज़र ही नहीं आ रहा। माइनॉरिटीज़ की बात ज़रूर होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है ना कि इस देश में सब कुछ एक्सट्रीम है, कि सिर्फ माइनॉरिटीज़ की ही हक तलफ़ी होती है। या सिर्फ अगर हम जेंडर माइनॉरिटीज़ की बात करें तो सिर्फ जेंडर माइनॉरिटीज़ की ही हक तलफ़ी होती है। देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस देश में या तो बहुत अमीर लोग रहते हैं या तो बहुत गरीब लोग रहते हैं, बीच में जो मिडल क्लास है वो तो रहती ही नहीं है। ठीक है ना? तो मतलब ये जो लोग हैं, ये जो इनकी सपोर्ट है ना राहुल गांधी को, दिस इज़ ऑल वेरी अपॉर्च्युनिस्टिक इन नेचर। इसमें कोई आपको कोई ये नहीं है कि ये सच में कोई किसी को भी पसंद करते हैं। इनके लिए हम सारे जो एंड ऑफ द डे हैं, सारे के सारे वही हैं, वही कि ये हम सब इनके लिए वही हैं। हम सब ने इनके हिसाब से जो है दोज़ख में ही जाना है। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो सोनम महाजन हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, या चाहे फॉर दैट मैटर इवन एंजेला जोली हो। हम सब इनके लिए काफ़िर हैं, और हम सब इनके लिए कुछ मायने नहीं रखते। तो इस तरह के लोगों को इतना सीरियसली मत लिया करो, और थोड़ा-सा इनका बैकग्राउंड चेक कर लिया करो कि ये किस ताक में हैं। डोंट गिव देम व्हाट दे वांट। फवाद चौधरी एग्ज़ैक्टली वांटेड दिस एंड ही गॉट इट। He got a good launch. He got a good start when he goes to Imran Khan. He has something to show कि भाई देखो सरदार, मैं क्या करके आया हूँ। थैंक यू। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, एंड आई विल मीट यू अगेन वेरी सून विद अनदर वीडियो। थैंक यू। नमस्ते।